व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेमिटिल इंजेक्शन के बारे में, जिसका इस्तेमाल वॉमिटिंग के केसेस में करा जाता है, वर्टिगो के केसेस में करा जाता है। मतलब जब किसी पेशेंट को उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं, उसका जी घबराता है, इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट करने के लिए स्टेमिटिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेमिटिल की जर्नल इन्फॉर्मेशन, उसके यूजेस, उसकी डोज, उसका क्या प्राइस है, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, क्या वार्निंग है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। स्टेमिटिल एक ब्रांड नेम है एबट फार्मा का। इसके बीच में जो मेन मेडिसिन है, मेन ड्रग है जो एक्शन शो करती है, वो है प्रोक्लोरपेराजिन। प्रोक्लोरपेराजिन एक एंटी एमिटिक एंड एंटी वर्टिगो मेडिसिन है। मतलब इसका इस्तेमाल उल्टी, वॉमिटिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए करा जाता है। चक्कर जब किसी को आते हैं, जब किसी का जी घबराता है, तब इन सभी केसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोक्लोरपेराजिन का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन मार्केट में प्रोक्लोरपेराजिन से भी ज़्यादा स्टेमिटिल इंजेक्शन के नाम से ज़्यादा बिकता है। स्टेमिटिल ज़्यादा पॉपुलर है। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर इसकी लेबलिंग देख रहे हैं, आप ऊपर सबसे ऊपर देख सकते हैं RX लिखा हुआ है। मतलब ये शेड्यूल H में आता है ड्रग। इसको हमेशा एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से बिना इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा इसका IM इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमेशा ही इसको इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करना चाहिए। IV इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये लेबल के ऊपर मेंशन होगा जब भी आप इसको बाय करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इसकी एक 1 ml एम्प्यूल की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल है। उस 1 ml में आपको 12.5 mg प्रोक्लोरपेराजिन मिल जाएगा। अगर हम इसके थोड़े से फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें कि ये कैसे एंटी एमिटिक एंड एंटी वर्टिगो काम करती है, तो ये डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये जो डोपामिन के D2 रिसेप्टर है, उसको ये एंटागोनिस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो डोपामिन का एक्शन है ब्रेन में, वो कम हो जाता है। एंड पेशेंट को जो वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं, जी घबराता है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है। कई बार इसको एज अ माइल्ड एंटीसाइकोटिक भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में करा जाता है। लेकिन इसका माइल्ड एंटीसाइकोटिक भी एक्शन है, लेकिन बहुत कम केसेस में इसको डॉक्टर रेफर करते हैं। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें डिटेल में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करा जाता है, तो सबसे जो मेन मैंने आपको बताया, नोजिया, जब किसी का जी घबराता है तो उस केस में इस स्टेमिटिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड मेजरली तब स्टेमिटिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है जब पेशेंट टैबलेट नहीं कंज्यूम कर सकता, वो अनकॉन्शियस है, उस केस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, लगातार उल्टियाँ आ रही हैं, एंड वो कोई भी एंटी एमिटिक कंज्यूम नहीं कर सकता, टैबलेट नहीं कंज्यूम कर सकता, तो तब स्टेमिटिल का इस्तेमाल करा जाता है, स्टेमिटिल इंजेक्शन का, उसकी उल्टियों को, उसकी वॉमिटिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर किसी को माइग्रेन टाइप हेडेक होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी स्टेमिटिल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास सब कुछ घूम रहा है, वर्टिगो जिसको बोल देते हैं, तो उन चक्कर को ट्रीटमेंट करने के लिए, वर्टिगो को ट्रीटमेंट करने के लिए स्टेमिटिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार इसको एंटीसाइकोटिक भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं। अंडर सुपीरियर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करा जाता है एज अ एंटीसाइकोटिक। एंड एंजाइटी, शॉर्ट टर्म एंजाइटी होती है, उसमें भी रेयरली केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। मॉर्निंग सिकनेस में जब कोई भी उठता है, मेनली जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो उठती है तो हैंगओवर की प्रॉब्लम उनको आती है, ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई नशा करा हुआ है, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी कई बार मोशन सिकनेस में बहुत रेयरली केसेस में स्टेमिटिल का इस्तेमाल करा जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल नोजिया वॉमिटिंग में ही करा जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें, क्या इसकी डोज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, इसको हमेशा IM इस्तेमाल करना चाहिए, इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो मिनिमम डोज है वो 1 एम्प्यूल, मतलब 12.5 mg प्रोक्लोरपेराजिन एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। यही इसकी नॉर्मल डोज होती है। मैक्सिमम अगर हम डोज की बात करें तो वो 2 एम्प्यूल्स, मतलब जो 12.5 mg वाले 2 एम्प्यूल है,
वो एक दिन में 2 इस्तेमाल करे जा सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम डोज है। इसको ज़्यादा हाई डोज में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल अवॉइड करा जाता है। अगर इस्तेमाल करा भी जाता है तो बहुत ऐसे कम चांसेस होते हैं जब इसको इस्तेमाल करा जाता है, जब और कोई चारा नहीं बचता और कोई इंजेक्शन नहीं होता तो तब इसका बहुत रेयरली इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन इसको प्रेगनेंसी में 100% अवॉइड करा जाता है क्योंकि एनिमल्स की स्टडी में इसने कुछ साइड इफेक्ट दिखाए हैं, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, ये आपको 1 ml का एम्प्यूल मार्केट में 16 रुपये से लेके 20 रुपये के अंदर मिल जाएगा। 1 ml में जैसा मैंने आपको बताया 12.5 mg प्रोक्लोरपेराजिन आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि क्यों इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करा जाता, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मतलब ये सडन जो बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर है, उसको सडन ड्रॉप कर देता है, तो इसलिए इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करा जाता। इसकी वजह से जब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है तो स्लीपीनेस एंड डिजीनेस की प्रॉब्लम आती है। कई बार जब ओवरडोज इसकी इस्तेमाल कर ली जाती है तो ब्लर विजन की प्रॉब्लम आती है, रेस्टलेसनेस फील करता है पेशेंट, सेडेशन होती है पेशेंट को। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जिसको कि NMS बोला जाता है, ये भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन में पेशेंट को हाई फीवर, स्वेटिंग, कन्फ्यूजन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो नेक के मसल हैं उसमें स्पाज़म आ जाती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने के लिए सुपरविज़न की एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है एंड प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम वार्निंग की बात करें तो वार्निंग कई बार अगर किसी को प्रोक्लोरपेराजिन से एलर्जी है, उसको पता है, उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसको इस्तेमाल करने के बाद कोई भी मेजर साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तब भी आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं तब भी आप इसको मस्त इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर पहले रह चुकी है वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा अगर किसी को कोई ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। अगर किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। अगर किसी के बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम के लेवल लो हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर किसी के प्लेटलेट काउंट जो हैं वो कम चल रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। ये कुछ इसके वार्निंग है। मेजरली इसका इस्तेमाल जैसा मैंने आपको बताया कि एंटी एमिटिंग एंड एंटी वर्टिगो करा जाता है उल्टी के केसेस में, चक्कर के केसेस में, जी घबराने के केसेस में। वैसे ये जो प्रोक्लोरपेराजिन है इसकी टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है वॉमिटिंग के केसेस में वो टैबलेट कंज्यूम नहीं कर सकता, जब उसको लगातार वॉमिटिंग आ रही है तो उस केस में स्टेमटेल इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है, प्रोक्लोरपेराजिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो प्रोक्लोरपेराजिन और स्टेमटेल इंजेक्शन की। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, प्रैक्टिकल बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।